हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सीपीसी के न्यायालय की अधीनस्थता के बारे में, अंतःकालीन लाभ के कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और बताया था कि अंतःकालीन लाभ क्या होता है। आज हम सेक्शन 3 की बात करेंगे और देखिए सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे पूरा देखे, आधा अधूरा मत देखिए और बेयर एक्ट और बुक लेके बैठिए, टिक करते रहिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पॉइंट बनानी है। तो धारा 3 के जो प्रावधान है वो दीवानी न्यायालय की अधीनस्थता है। अब दीवानी न्यायालय की अधीनस्थता सेक्शन 3 में दी गई। सेक्शन 3 के अनुसार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है। जिला न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। जिला न्यायालय में अवर श्रेणी का हर दीवानी न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के अधीनस्थ है। उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ में कौन सा है? जिला न्यायालय है, लघुवाद न्यायालय है और हर दीवानी न्यायालय। जिला न्यायालय इस प्रकार उच्च न्यायालय के अधीन है तथा जिला स्तर पर प्रत्येक दूसरे दीवानी न्यायालय जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब उत्तर प्रदेश में सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायालय जिला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिलों जज, सिविल जज प्रथम श्रेणी, सिविल जज द्वितीय श्रेणी, जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का अधीनस्थ। ये सब ठीक। अब बात करते हैं इसमें सेविंग की, व्यावृत्ति की। इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह किसी विशेष स्थानीय विधि को जो अब प्रवृत्त है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करता है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालता है। ठीक, ये सेविंग्स है। अब आता है धारा 4 जो सेविंग्स है, इसका देखिए मेन मतलब क्या है। जहां विशेष या स्थानीय विधि मौन हो, जहां स्थानीय विधि और विशेष विधि मौन हो, वहां इस संहिता के उपबंध लागू होने से वर्जित नहीं होते। जहां इस संहिता के उपबंध किसी विशेष विधि स्थानीय विधि से मेल नहीं खाते, किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति से विहित प्रक्रिया के विशेष रूप से मेल नहीं खाते, वहां यह माना जाएगा कि संहिता के उपबंध ऐसे परस्पर विरोधी प्रावधानों को रद्द कर देते हैं। ठीक, जहां लागू नहीं होता वहां ये रद्द कर देते हैं। अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 क्या है? संहिता का राजस्व न्यायालयों का लागू होना। ठीक, जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों का लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, इस संहिता के उपबंध द्वारा शासित है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों में कोई भी प्रभाव जो इस संहिता के द्वारा विभक्त रूप से लागू नहीं किए गए उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपरांतों के साथ लागू होंगे जिससे राज्य सरकार भी करे। देखो, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू है। अब देखिए, कहने का मतलब है जितने भी न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय, अरे लघुवाद न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अब हम उच्चतम न्यायालय की बात एक बार के लिए हटाते हैं। लघुवाद न्यायालय, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी एक लिमिट, मतलब इनकी एक लिमिट बांध दी गई कि आप इतने तक के राजस्व के अमाउंट के केसेस को डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किसकी कितनी सीमा है। तो मैं अधीनस्थ न्यायालय की बात करता हूं, जैसे सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इनकी एक स्थानीय सीमा क्षेत्र है कि इतने अमाउंट तक के वाद को देख सकते हैं। बाकी जो नहीं दिए गए हैं वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। देखिए, समांतर राजस्व न्यायालयों पर राजस्व अधिनियम या भाटक अधिनियम, रेवेन्यू ऑफ द रेंट एक्ट में बताए गए प्रक्रिया संबंध नियम लागू होते हैं, परंतु जहां ऐसे स्थानीय राजस्व या भाटक संबंधी अधिनियम किसी विशेष प्रक्रिया के बारे में मौन है, वहां दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, जहां प्रक्रिया के विषय में राजस्व न्यायालय पर लागू होने वाला विशेष उपबंध या प्रावधान नहीं है, वहां ऐसे न्यायालय पर संहिता के उपबंध लागू होंगे। किंतु यह ध्यान देने योग्य की बात है कि राज्य सरकार राज्य की अधिपत्र गजट में प्रकाशित करके ये नाम लागू कर सकती है, राज्य सरकार। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लें। धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक
राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। वही जैसे मैंने बताया ना कि लिमिटेशन है लघुवाद न्यायालय की और जिला न्यायालय की, लिमिटेशन है कृषि संबंधित या जो भी मामला है जिसकी लिमिटेशन है कि वह उतने तक ही के मुद्दों को देख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अगर राज्य सरकार कोई नियम लागू करती है, कोई नियम बनाती है, तो वो डिपेंड करता है बात। अब आता है धन संबंधी अधिकारता, धारा 6 धन संबंधी अधिकारता। अभिव्यक्त रूप में जैसा कि उबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं हो कि वहाँ किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारता दे दी है जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल मामूली अधिकारता को धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो तो वो अधिक हो। जैसे एक व्यवहार न्यायाधीश मतलब सिविल जज द्वितीय श्रेणी जिसकी धन संबंधी अधिकारता 25,000 रुपये तक की निश्चित है। जो सिविल जज है सेकंड श्रेणी का उसकी अधिकारता 25,000 रुपये तक निश्चित है। ऐसे वादों को ग्रहण नहीं कर सकेगा जिसकी विषय वस्तु का जिसकी वस्तु का मूल्य 25,000 रुपये से अधिक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सेक्शन 7 के बारे में, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और फिर से वही बात, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू।